मित्रों, एक दिलचस्प प्रेम कहानी आरंभ करने से पहले दो शब्द कहना चाहूँगा। मुझे तो शहरी जीवन ग्रामीण जीवन से कहीं अधिक सहज प्रतीत होता है। जैसे मियाँ की दौड़ मस्जिद तक होती है, उसी तरह शहरी जीवन में छोटा सा फ्लैट, सवेरे ऑफिस को जाना, शाम को वापस घर आकर टीवी की दुनिया में खो जाना, फिर 9-10 बजे खुद को बेड के हवाले कर देना। इसकी तुलना में ग्रामीण जीवन में बहुत बहुत जटिलताएं होती हैं। सारे क्रियाकलाप रीति रिवाजों, मान्यताओं, कर्मकांडों, अंधविश्वासों से भरा होता है। रोजी रोटी के धंधे, मेहनत मजदूरी, चौपाल पंचायत, नशाखोरी, जुआ पचीसी, एक दूसरे की छिपकर शिकायत, चुगली, तिगड़मबाजी वगैरह वगैरह। शहरी जीवन में बस खाओ, कमाओ और मौज करो। मित्रों, आज की कहानी ग्रामीण पृष्ठभूमि में प्रेम प्रपंच का ब्यौरा है। अधिक कुछ न कहते हुए कहानी आरंभ करता हूँ। इस कहानी का शीर्षक है पर्वतिया। यह कहानी नायिका प्रधान है। ध्यान से सुनिए। यह कहानी वर्ष 2006 में लिखी गई थी और यह मैं बताता चलूं, लम्ही नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी फरवरी 2007 में। तो लीजिए पेश करता हूं कहानी पर्वतिया। प्रेमियों के लिए कोई मौसम कितना भी निष्ठुर और भावशून्य हो, वह उन्हें हमेशा सुहावना और भावपूर्ण ही लगता है। लोग बाग कितने भी दकियानूस और सनातनी हो, उन्हें प्रेमी तभी बद्दुआ देते हैं जबकि वे उनके रास्ते में आते हैं। यहाँ तक कि उनकी प्रीति का अड़ंगा बनने वाले माँ बाप, भाई बहन और मित्र बंधु भी उन्हें जानी दुश्मन जैसे लगने लगते हैं। ऐसे में वे उनके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने में भी कोई हिचक नहीं करते। अगर वे किसी मंदिर में बैठे हों तो उन्हें दैवी प्रतिमाओं में भी अपना प्रेमी ही दिखाई देता है, जिसके संग उन्हें पूरे तन मन से रास अभिसार करने में तनिक भी पाप बोध नहीं होता। वे ख्यालों में भी देवी देवताओं के संवेदनशील अंगों तक की यात्रा कराते हैं। शायद राधा कृष्ण के प्रेम पगे भजन गाने वालों को भी भक्ति रस कम, प्रेम रस अधिक मिलता है। ऐसा प्रेम रस मिलता है जिसमें अवांछित रूप से रति सुख की अधिकता होती है। इसलिए पिछले शनिवार को जब पर्वतिया मंदिर में राधा कृष्ण की आलिंगनरत मूर्तियों के सामने आंख मूंद कर भजन गा रही थी, तो वहां मौजूद उसके बाप जैसे भाई धनीराम मिसिर को यकबयक एहसास हुआ कि वह वास्तव में भक्ति रस में नहीं बल्कि प्रेम रस में डूबी हुई है। कल उसकी परीक्षा होनी है, जबकि आज वह अपने प्रेमी के प्रेम में नहा रही है। उन्हें शंका हो रही थी कि कहीं उसके प्रेम में बावलेपन को वहां उपस्थित सभी श्रद्धालु ताड़ न ले। गांव में पहले से ही उसने उनकी इज्जत पलीट कर रखी है, क्योंकि ब्रह्मदत्त, मानिक दुबे, गिरिजू ओझा आदि सभी बड़े बुजुर्गों ने उन्हें कई बार पहले ही चिता दिया था कि धनीराम अपनी सयानी बबुनी को समय रहते संभाल लो, नहीं तो मलेच्छ रमैया के फेर में उसारे बाभनों को बदनाम करेगी और हम सबन को नरक में ढकेलेगी। तभी उनके कानों में बरमू बाबा की पिछले दिनों की कटाक्षपूर्ण आवाज गूंज उठी। अरे बुड़भक मिसिर, हमका पर्वतिया का लक्षण ठीक नहीं लगता है। वो जमाने के साथ पतंग सरीखा उड़ रही है जो एकदम बेजा है। ये बूझ लो कि यदि उसने कुछ उल्टा सीधा हुआ तो गांव के बाभन तुमको मैं परिवार तबाह कर देंगे। तुहार बहिन मरखही बाछी जैसी एने ओने रमई तेली संग रपटती रहती है। वो अपने को कौन शहरी लोंडिया से कमतर नहीं बूझती है। बेलबाटम और बूसर पहन के डांड मटका के चलती है। हम तोहके बरस देते हैं कि ई गांव में रास लीला नहीं चलेगा, प्रेम पचीसी नहीं खेला जाएगा। ओके पगहा में बांध दो, कोनो ढंग का लइका देख के ओकरे पैर में बेड़ी डाल दो,
नहीं तो इतना बुरा होगा कि। बरमू की फटकार सुनते सुनते वह माथा पकड़कर खेत की मेड़ पर बैठ गए थे। उन्हें गांव वालों की तानाजनी सुनकर गुस्सा आ रहा था और पर्वतिया पर पता नहीं क्यों रहम भी खा रहे थे। शायद उसके सिर पर से माँ बाप का साया उठ जाने के कारण उस पर तरस खा रहे थे। उस पर उनके स्नेह का तूफान उमड़ रहा था। लिहाजा सवेरे सवेरे शौच से लौटते समय ही उनका मूड खराब हो गया था। उन्होंने कुएं पर जाकर मिट्टी से हाथ मांजे और हाथों को बार बार सूंघा और ऐसा बुरा सा मुंह बनाते हुए कि जैसे हाथ से अभी भी पाखाने की बदबू आ रही हो, बड़बड़ाने लगे। फिर बौखलाए कदमों से जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़े। आज पर्वतिया का झोंटा पकड़ के और अंधेरी कोठरी में बंद करके बाहर से ताला लगा देंगे। लेकिन घर में कदम रखते ही उनका गुस्सा ऐसे ठंडा पड़ गया जैसे कि किसी ने जलती बुर्सी में एक बाल्टी बर्फ का पानी डाल दिया हो। आंगन से पर्वतिया की खिलखिलाती आवाज आ रही थी। भौजी, भैया हमको इतना प्यार करते हैं कि हमारा कहा वो कभी नहीं टाल सकते। तब उसका इशारा समझकर उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। बाबूजी, हम बड़े दुविधा में फंस गए हैं। अपनी बहन को कैसे समझाएं कि घर की लाज ओकरे ही हाथ में है। वो हरामजादी एक तेली से फंस के लाचार हो गई है। हम बाभन होके नान जात को अपना जवाई कैसे बनाएं? तेली चमार का गोड़ कैसे पूजे? अब इस धर्म संकट से तुम ही उबारो। जब तक पर्वतिया भजन गाती रही, मिसिर जी वहाँ पुरानी बातों को याद करते हुए बैठे रहे और किटकिटा किटकिटा कर दांत पीसते रहे। ससुरी अब खुले आम प्रेम गीत गाने लगी है। यहाँ सब बूझ रहे हैं कि वो कृष्ण कन्हैया के लिए मीरा का प्रेम नहीं बखान रही है, बल्कि रमैया के लिए अपना प्रेम रो रही है। बुजरी को बड़ा दर्द होने लगा है, हमें मेट के ही दम लेगी। जब वह उठकर अभी भी वही हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई गुनगुनाती हुए चलने को हुई तो वह पल भर के लिए ठिठक सी गई। मिसिर जी से उसकी आंखें मिलते ही वह समझ गई थी कि आज उसकी खैर नहीं है। उनकी आंखों में क्रोध का बादल उस पर मूसलाधार बरसने को बेताब हो रहा था। उस पल मिसिर जी सीढ़ियों से उतरते हुए चारों ओर से बमरौली के कट्टर कर्मकांडियों से घिरे हुए थे। उन्हें सिर झुकाए हुए भली भांति एहसास हो रहा था कि सभी उन्हें घूर घूर कर ऐसे देख रहे हैं जैसे कि वे शाकाहारी होने के बावजूद उन्हें कच्चा चबा जाएंगे। उन्हें कोफ्त हो रहा था कि वह बेकार ही आज मंदिर पर्वतिया को लेकर आए। लोग उन्हें चाकू जैसी आंखों से कूच कूच कर देख रहे थे। इसी दरमियान उन्होंने रमई तेली को अपनी बाईं ओर पर्वतिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए देखा। उन्होंने उसे तरेड़ते हुए देखा और मन ही मन कहा, ई बेशरम तेली की ढिठाई तो देखो। पर्वतिया के आगे पीछे उसकी परछाई सरीखा डोलता फिरता है। कौनो कसाई को इसके पीछे लगा के इसका वारा न्यारा कर देते हैं। हाँ, बरमू बाबा से बात करते हैं। लेकिन रमई उन्हें आंख मिचाकर बड़ी आत्मीयता से देख रहा था। शायद वह सोच रहा था कि अब इनसे क्या डरना, ये तो हमारे साला बनने वाले हैं। रमई यानी रामनाथ गुप्ता को इस बात का कोई अनुमान नहीं था कि बमरौली में उसके खिलाफ घमासान बवंडर चल रहा है। बस मिसिर जी के मुरवत में कोई उस पर हाथ उठाने की गुस्ताखी नहीं कर रहा था, अन्यथा गांव के लौंडे तो गुस्से में पागल हुए जा रहे थे। ग्राम प्रधान चिन्मयानंद ने सभी लौंडों को यह कहते हुए एक किनारे लगा रखा था कि यह मिसिर जी का जाति मामला है। तुम जने कोई दखलंदाजी मत करना, नहीं तो पंचायत तुम्हारे खिलाफ सख्ती से पेश आएगी। पर रमई तो इन सब बातों से गाफिल होकर यही सोचता जा रहा था कि वह पर्वतिया यानी पार्वती मिश्रा को आसानी से अपनी लुगाई बना लेगा। पर्वतिया ने उसे यह बताकर उसकी आंखों पर भ्रम की पट्टी बांध रखी थी कि उसके भैया बड़े ऊंचे ख्यालात के इंसान हैं। वह जात पात में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि सभी हाड़ मांस के बने हुए हैं। न तो कोई ब्राह्मण देवता सरीखा होता है जिसकी पूजा की जाए,
न ही कोई शूद्र चांडाल जैसा निकृष्ट प्राणी होता है जिसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा सके। वह जब जब पर्वतिया से मिलने उसके घर गया, मिसिर जी उससे खुलकर मिलते थे जैसे कि वह उनका कोई पाहुन हो। छुआछूत का तो सवाल ही नहीं उठता था। अपने गिलास में उसे पानी पिलाते थे और अपनी ही थाली में उसके लिए दाल भात परोसवाते थे। अन्यथा दाल भात खाने खिलाने का रिवाज तो उनके कुटुंब कुनबे में ही चलता है। इसमें बड़ा छूत छात चलता है। सो यह सब इसलिए करते थे क्योंकि वह यह सोचते थे कि रमई उनकी बहन का सहपाठी है जो उनके घर उनकी बहन की पढ़ाई लिखाई में मदद करने के लिए आता है। पर्वतिया ने भी उसकी इतनी तारीफ कर रखी थी कि वह उसकी इज्जत सिर्फ इसलिए करने लगे थे क्योंकि वह पढ़ने लिखने में बड़ा मेधावी छात्र था। इसलिए उनके मन में दोनों के संबंध को लेकर किसी प्रकार का कोई शक शुबहा नहीं उठता था। मिस्र जी की ओर से कोई गिला शिकवा न उठता देख रमई के मन से सारी शंकाएं मिट गई थी। वह तो यहाँ तक सोचने लगा था कि पर्वतिया ने मिसिर जी को उनके संबंध के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया होगा और उन्होंने सारे रीति रिवाजों और नेम धर्म को ताक पर रखकर उसे अपने परिवार का ही अभिन्न हिस्सा मान लिया है। पर एक दिन सच्चाई बारूद की तरह मिसिर जी के सामने फट पड़ी। उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई जबकि उन्हें पर्वतिया की किताब में से रमई का एक प्रेम पत्र मिला जिसमें उसने बार बार उसकी बहन को पर्वतिया प्यारी संबोधित करके सिर के ऊपर से गुजरने वाली बड़ी ऊल जुलूल बातें लिख रखी थी। उन्हें इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ढिलाई का ऐसा बुरा अंजाम देखना पड़ेगा। उन्हें सबसे ज़्यादा कोफ तब हुई जबकि पर्वतिया से पूछने पर उसने बिना किसी अपराध बोध के यह स्वीकार कर लिया कि यहाँ हमें रमई से प्यार हो गया है और हम इस रिश्ता को मरते दम तक निभाएंगे। अपने प्रेम का पर्दाफाश होने के बाद तो वह जैसे एकदम निर्लज्ज ही हो गई। बेशर्म की सारी हदें ही लांघने लगी। जब रमई घर आता तो वह पर्वतिया के साथ कोने में बैठकर मालूम नहीं क्या क्या बातें करता, पर मिसिर जी को तो पूरा विश्वास हो चला था कि दोनों एकांत में बैठकर नाजायज हरकतें ही कर रहे होंगे। दुनिया भर के विख्यात प्रेमियों अर्थात लैला मजनू, हीर राझा, शीरी फरहाद, एंटोनी क्लियोपेट्रा आदि की तर्ज पर एक दूसरे पर मर मिटने की कसमें खा रहे होंगे। मिसिर जी पश्चाताप की लपटों से जल जल कर राख हुए जा रहे थे। जब पर्वतिया हाई स्कूल में पास हुई थी तभी वह उसकी पढ़ाई छुड़ाकर उसका लगन कराने जा रहे थे। सोच रहे थे कि स्वर्गीय अम्मा बाबू की इस पेटपूछनी बिटिया का बेड़ा पार लगाकर वह एक बड़ी जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाएंगे, एक बड़े कर्ज से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन पर्वतिया के साथ साथ उनकी लुगाई ने भी उन पर बड़ा जोर डाला कि इस नए जमाने में लड़की जात को पढ़ा लिखा कर समाज में अपनी अगुवाई दर्ज करानी चाहिए। शादी ब्याह तो होता रहेगा लेकिन पढ़ने लिखने की उम्र निकल जाने पर हाथ मलने के सिवाय कोई और चारा नहीं रहेगा। वह लगातार अपनी लुगाई की बातों से नानुकुर करते रहे, लेकिन पर्वतिया औरत जात की तरफदारी करते हुए सामाजिक विकास का ढिंढोरा पीटती रही कि जब तक औरत हर क्षेत्र में आगे नहीं आएगी आज़ादी का मतलब बेमानी होगा, गांधी जी का सपना अधूरा रह जाएगा। उस समय पहली बार उनका सामना रमई से हुआ था। उसने भी पर्वतिया की ओर से औरतों की शिक्षा के पक्ष में खूब भाषणबाजी की थी। आज मिसिर जी को यकीन हो गया कि दोनों के बीच उसी समय से नाजायज ताल्लुकात बन गए थे। आखिरकार पर्वतिया का उतरा हुआ मुंह देखकर उन्होंने उसे इंटरमीडिएट में दाखिला दिलाने की इजाज़त नहीं दी थी। एक दिन शाम को मानिक दुबे ने अचानक उनके दरवाजे पर कदम रखा। बरामदे में घुसते ही वह बड़बड़ाने लगे, मिसिर जी तुम एकदम बुड़भकाई करने लगे हो। तुम्हारी बहन पर्वतिया रमई के इश्क में बावरी हो रही है। वो छोटी जात का आवारा लोंडा तुम्हारी बहन को बहला फुसलाकर तुम्हारे खानदान की इज्जत पर बट्टा लगा रहा है। हम क्या सारे गांव वाले कई दिनों से दोनों को डीह बाबा के पास बदकही करते और चूमा चाटी करते हुए देख रहे हैं।
मिसिर जी उसकी बात के खत्म होने से पहले ही एकदम भड़क उठे। मानिक पंडित, तुम दूसरे के घर में झांकना ताकना बंद करो। हम अपनी बहन को खुद संभाल लेंगे। अगर तुम्हारे बात में तनिक भी सच्चाई है तो हम अपनी बहन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। मानिक अपना सा मुंह लेकर चला गया। बहरहाल मिसिर जी को तो अच्छी तरह पता था कि वह जानबूझकर परबतिया के कुकर्मों पर पर्दा डाल रहे हैं। असलियत तो यह है कि उन्हें स्वर्गीय अम्मा को दिए गए वचनों के विपरीत परबतिया से सख्ती से निपटना होगा। उसकी सगाई किसी भी अंधे लूले या नाकारा लड़के के साथ अविलंब कर देनी चाहिए। इसलिए उस वक्त वह घर में केवल यह बताकर कि वह किसी ज़रूरी काम से कहीं बाहर जा रहे हैं और पता नहीं कब तक लौट कर आएंगे, तत्काल बाहर निकल गए। वह दूर दराज के गांव टोलों में दाएं दाएं भटकते रहे। घर में तो सभी यही कयास लगा रहे थे कि वह अचानक किसी न्योते पर किसी यजमान के यहाँ निकल गए होंगे। दरअसल वह भी यही चाहते थे कि घर में किसी को उनके इस प्रयोजन के बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि वह अपनी बहन के लिए वर तलाशने जा रहे हैं। 2 दिनों बाद जब उन्होंने घर में अचानक पैर रखा तो वह यह घोषणा करते हुए आंगन तक चले गए कि हमने बबुनी के लिए बढ़िया वर तलाश लिया है, शगुन भी कराए हैं पूरे 501 रुपए से। परसों वरीक्षा चढ़ेगा और अगले हफ्ते पूरे 7 दिन विवाह का अच्छा मुहूर्त है। कोई दिन चुन के परबतिया के हाथ पीले कर देंगे। उनके चेहरे पर संतोष के भाव के साथ साथ खुशी साफ झलक रही थी, किंतु उनकी बात सुनकर तो जैसे पर्वतिया के दिल में बिच्छू डंक मार गया था। वह वहीं फफक पड़ी। भैया, ये तुमने क्या किया? तुमसे हमारी खुशी काहे नहीं देखी गई? तुम गांव वालों के कहने में कैसे आ गए? उसके सवालों का क्रम तब टूटा जबकि मिसिर जी का झन्नाटेदार तमाचा उसके गाल पर रसीद हुआ। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी सरीखी बहन पर हाथ उठाया था, जिस वजह से उनका मन तत्काल कचोटने लगा था। पर्वतिया तो घिघियाते हुए उसारी में चली गई और खटिया पर पड़े पड़े तब तक सुबकती रही जब तक कि खुद मिसिर जी खाना की थाली लेकर उसके पास नहीं गए। उन्होंने बड़े स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। बहिनी, तू काहे नहीं समझती कि हम जने बाभन है, कोई कायथ ठाकुर और भूमिहार नहीं है जो अपने से छोट जात में अपनी बेटी का लगन करा दें। तोहरे बाद हमारी 2 बिटियां हैं। यदि तुम्हारा ब्याह तेली तलवार में करा देंगे तो हमारी बबुनियों के संग कौन ब्याह करने आएगा? उस वक्त पर्वतिया पता नहीं क्या सोचकर उठ बैठी और मिसिर जी के सीने से लगकर फफकने लगी। मिसिर जी ने बड़े प्यार से उसे अपने हाथ से कई कौर खाना खिलाया था। फिर वह रोना बंद करके खुद अपने हाथों से खाना खाने लगी। मिसिर जी समझ गए कि वह अपनी गलती समझकर सही रास्ते पर आ गई है और उनकी मन मर्जी से ब्याह करने के लिए राजी हो गई है। वहां से जाते हुए मिसिर जी ने फिर उसके सिर पर हाथ फेरा। हमार बच्ची, तू कितनी सयानी है और समझदार हो गई है। प्रत्युत्तर में उसने मुस्कुराने की असफल चेष्टा की। सवेरे सूर्य नमस्कार करने के बाद मिसिर जी ने सीधे पर्वतिया के पास जाकर उसे सस्नेह चूमा और अपनी पत्नी से कहा, पर्वतिया को बढ़िया लुगा धोती पहना दो। वो हमारे संग राधा कृष्ण जी के मंदिर जाएगी। आज शनिचर है, वहाँ भजन गाएगी। फिर ऐसा मौका कहाँ आएगा, क्योंकि कल उसकी परीक्षा है। लौट के उसकी तैयारी करेंगे। मंदिर से घर लौटकर मिसिर जी ने मुंह पर गमछा डाला और बसखट पर लेट गए। अब पानी नाक के ऊपर से बह रहा था। मन में अबाध क्रोध का बड़वा नल दहक रहा था। वह आप ही से बाहर होते जा रहे थे क्योंकि पर्वतिया पूरी तरह परवश हो चुकी थी। अपनी तयशुदा शादी की खबर सुनकर भी उसका दिमाग ठिकाने नहीं लगा था। वह कुछ देर से उसे बेरहमी से फटकारते जा रहे थे, उबाल खा खा कर उसे डपट रहे थे, जैसे कि वह उसे तत्काल जमीन पर पटक कर लात घूंसों से रौंद डालेंगे। लेकिन आंखों के सामने उनकी स्वर्गीय माँ का चेहरा नाचने लगता। अरे धनेसरा, तू ई क्या करने जा रहा है? अपनी सयानी बहन पर हाथ उठाने जा रहा है? मर्द होके औरत पे जोर आजमाने जा रहा है? अरे वो जो चाहती है कर लेने दे, ओकरे सुख में तुहार सुख है। ई समझ ले कि वो तुहार बहन है,
बिटिया नाही सो उस पर हक जमाना छोड़ दे। अम्मा की उस गुहार पर वह उनके प्रति कोई विद्रोही ख्याल लाना भी पाप समझते थे। जब तक वह जिंदा रही उनके खुले विचारों के वह बेहद कायल रहे। उनका व्यक्तित्व था भी बड़ा दबंग। औरत होकर भी वह बमरौली गांव के मामलों में ऐसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी जैसे कि कोई बड़बोला कर्मठ मर्द लेता है। उन्होंने गांव में ऐसे से बदलाव लाए थे कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दर दर के भिखारी पंडित देबू की बिटिया का ब्याह रईस घराने के ब्राह्मण लड़के से कराया था। ग्राम प्रधान चिन्मयानंद चौबे के इकलौते बेटे आलोक से, जो कोतवाली में सब इंस्पेक्टर था। वह भी तिलक दहेज के बिना सगुन में कुल 1 रुपया चढ़ाया गया था। सारा गांव यह सोचकर दंग रह गया था कि आखिर पंडिताइन ने ग्राम प्रधान पर कैसा मंत्र फूंक दिया है कि वह उसके आगे ऐसे हरकत करता है जैसे कि कोई कठपुतली हो। एक दूसरा उदाहरण शालिग्राम तिवारी का है, जिसने सारा गांव अछूतों जैसे बर्ताव करता था। कारण यह था कि शालिग्राम ने अपनी जवान पत्नी की मौत के बाद एक ललाइन को 8 साल से रखैल बनाकर रखा था, जिससे उन्हें एक बेटा भी हुआ था। पंडिताइन ने तो उनका जीवन ही संवार दिया था। पंचायत की मीटिंग बुलवाकर सरपंच गोरख पाठक पर अपने मन मुताबिक फैसला दिलवाया था। यूँ तो शालिग्राम ने एक कायद की औरत को रखैल बना के गाँव के परंपरा का बड़ा छीछा लेदर किया है, लेकिन हम उसके बुलंद हौसले की दाद देते हैं कि उसने अंतरजातीय संबंध बना के एक बड़े कुरीत को तोड़ा है। बाभनों के इस सनातनी गांव में एक नया बदलाव लाया है। कोई कुलच्छना ब्राह्मणी को अपनी मेहरारू न बना के एक सुलक्षणा को अपनाया है। हमारे नौजवानों को इससे सबक लेना चाहिए और जात पात को न मान के गुण और शिक्षा पे बल देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपना दरियादली मजे में दिखाया है। अगर वो आवारा लफंगा होते तो ललाइन को 2-4 महीने में ही छोड़ के कोई दूसरी लोंडिया रख लेते, लेकिन वो उसके साथ अपने संबंध को लेके बड़े गंभीर हैं। तभी तो कायथाइन को 8 बरस तक निभाए, उसकी अपनी लुगाई सरीका पल्लू में बांध के और सहेज के रखे रहे। ऐसे हाल में तो हम उनको बस यही सजा देंगे कि वो मरते दम तक उनको अपनी अर्धांगिनी बना के रखें। सो हम उनको आदेश देते हैं कि वो अब जल्द से जल्द बाकायदा विधि विधान से उसके संग अपना ब्याह रचा लें। एक बात और है कि जो गांव वाले उनके साथ कोई परहेज करेंगे उन्हें बड़ी बड़ी सजा दी जाएगी। अपनी माँ के ख्याल से मिसिर जी के टूटते मनोबल को बड़ी ऊर्जा मिली। वह मुंह से गमछा हटाकर उठ बैठे, यह सोचते हुए कि अपनी माँ के आदर्शों पर चलते हुए उन्हें भी कोई मिसालिया काम करना चाहिए। बहरहाल पहले अपनी बेलगाम बहन को किसी तरह निपटा ले, उसके बाद अपनी अम्मा जैसा आदर्श स्थापित करने की कोशिश करेंगे। मंदिर से आकर उन्होंने पर्वतिया को चेतावनी देते हुए कि वह कल वर पक्ष के आने तक अपना मन पूरी तरह से बदल ले, क्योंकि अब उसे बड़े रीति रिवाज से अपना सामाजिक धर्म निभाना है। वह बाहर चले गए। पहले वह घूम घूम कर अपने नाते रिश्तेदारों को यह निमंत्रण दे आए कि कल उन्हें पर्वतिया की परीक्षा में सम्मिलित होना है। उसके बाद आवश्यक सामान वगैरह जुटाने के लिए बाजार का चक्कर लगाने लगे। शाम को तसल्ली से घर लौटकर गठरी खोली और सारे सामानों को एक कमरे में करीने से लगाया। फिर चौखट के नीचे ही बैठकर खाना खाने लगे। दूसरे ज़रूरी कामों से निपटने के बाद जब पूरी तसल्ली हो गई तो पर्वतिया के पास चले गए। उसके पास घंटों बैठकर अपने खानदानी परंपराओं रस्म रिवाजों के बारे में विस्तार से बताया और यह समझाया कि अब उसे 2 घरानों के लाज की पहरेदारी करनी है। कोई ऐसी नागवार हरकत नहीं करनी है जिससे कि खास तौर से उसके ससुरालियों के सम्मान को कोई ठेस पहुंचे। रात को वह अपनी मेहरारू जगज्योति के साथ बातें करते हुए सो गए। सुबह जब उठे तो मन बड़ा हल्का था। रोज की तरह पर्वतिया ने उन्हें चाय नहीं पिलाई तो थोड़ी सी चिंता जरूर हुई कि फिजूल में उसे 2 दिनों से डांट डपट कर इतना नाराज किया। लिहाजा जगज्योति के हाथों चाय पीकर वह काम में जुट गए। जमादार हरखू को हिदायत देते हुए
घर के कोने कोने की सफाई कराई। उसके बाद नहा धोकर ठाकुर जी के आगे दिया जलाने चले गए। वहां रोज की तरह पर्वतिया ने अगरबत्ती नहीं जलाई थी, इसलिए वह चिंतित हो उठे। उन्होंने छुटकू को आवाज लगाई, छुटकू, अरे तुहार बुआ अभी तक सो रही है का? नहा धो के तैयार ना भई का? 8:30 बज गया है, मेहमान लोग आ रहे होंगे। जब छुटकू ने आकर उन्हें सूचना दी कि बुआ सवेरे से कमरे में नहीं है तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा। तब वह अहाते तक जाकर उसे खोज आए। किसी कमरे में उसका नामो निशान तक नहीं मिला। जब वह बड़ी हड़बड़ी में अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे कि तभी बड़कू ने उन्हें पर्वतिया की लिखावट में एक कागज थमाया। उसे पढ़ते ही मिसिर जी के होश उड़ गए। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगे, अरे रमई हमारी बहन को भगा ले गया, अब क्या हुई? उसने हमारी इज्जत माटी में मिला दिया। जब मेहमान लोग आएंगे तो हम क्या जवाब देंगे? हम कैसे कहेंगे कि अब परीक्षा नहीं होगा? हम उन्हें कैसे समझाएंगे कि आप जने लौट जाओ, हमारी बहन अपने प्रेमी संग भाग गई है? अरे वो मेहमान लोग ये अपमान कैसे बर्दाश्त करेंगे? जमादार हरखू जो ओसारे में बैठा उनकी बातें सुनते हुए कुछ काम निपटा रहा था को सारा मामला तुरंत समझ में आ गया। वह वहीं से तुरंत बाहर निकला और गांव के प्रतिष्ठित लोगों को पर्वतिया के रमई तेली के साथ भागने की खबर दे डाली। निसंदेह ऐसा समाचार जंगल की आग की तरह फैलता है। करीब 10 बजे तक जब मिसिर जी के घर वर पक्ष के लोग पूरे लाव लश्कर के साथ आधम के तो उन्हें तो गशी सी आने लगी कि इस स्थिति से अब कैसे निपटा जाए। तब तक अफवाह सुनकर बरमू बाबा और गोरख पाठक भी आ चुके थे। उन्हें तो अपने गांव की प्रतिष्ठा की चिंता सताई जा रही थी। दोनों काफी देर तक वर पक्ष के लोगों को समझाते बुझाते रहे, तरह तरह के बहाने बनाते रहे। वे लोग बेहद गर्म हो रहे थे, कह कह कर उबाल खा रहे थे कि मिसिर जी ने उनकी इज्जत पर कीचड़ उछाला है। अंत तो गत्वा उन्हें उनको लौटाने में सफलता मिल ही गई, पर उनके जाने के बाद गांव वालों का मिजाज कहाँ ठंडा होने वाला था। उनके गुस्से का पारा चढ़ता ही जा रहा था। मिसिर जी बदनामी के खड्ड में डूबते चले जा रहे थे। उनकी पगड़ी ऐसे कभी नहीं उछली थी। कोई बड़ी दुर्घटना होने के तर्ज पर मिसिर जी के घर के सामने वाली गली में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। अफवाहों का दावानल धूं धूं कर दहक रहा था। डीह बाबा के मैदान में गांव वाले खचाखच भरे हुए थे। ग्राम प्रधान चिन्मयानंद चिनगारी की तरह चटक रहे थे। हम ई बुड़भक बभना को पहले से ही चिता रहे थे कि उसकी बहन का चाल चलन ठीक नहीं है। वो छोट जात के लौंडों संग टोला टोला डोलती फिरती है। अरे लड़की जात को इतना पढ़ाने लिखाने का क्या मतलब? देख लिया ना इसका बुरा नतीजा। अपनी आबरू तो पहले ही बेच दी, गांव की इज्जत की भी लिपापोती कर दिया। अब दूसरे गांव का कौन परिवार हमारे गांव की लड़कियों को अपनी बहू बनाने आवेगा? हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि अब मिसिरवा के कारण हमार लड़कियां कंवारी ही बुढ़िया हो जाएंगी। जवान लौंडों की टोलियां भी तरह तरह की बातें करने में जुटी हुई थी। उधर मिसिर जी घर में उफान खा खा कर सोच रहे थे कि गांव की गर्मी तो ठंडी पड़ जाएगी, लेकिन उनकी इज्जत दोबारा लौट कर नहीं आएगी। पूरे परिवार को अपनी प्रतिष्ठा के मटिया मेट होने का बेहद मलाल हो रहा था। वे पर्वतिया को जी भर कर कोस रहे थे। मिसिर जी के दोनों बच्चे भी ये सब बातें इतनी अच्छी तरह समझने लगे थे कि वे भी ताव खा रहे थे। अगर मालूम होता कि बुआ इतनी खराब है तो ओके धतूरा खिला के जमलोक को पठा देते। बहरहाल वह ब्राह्मण बहुल गांव उस घटना को आसानी से नहीं पचा सका। उनका ब्राह्मणी अहंग उन्हें बार बार प्रतिशोध के लिए उकसाता रहा। उस अहंग ने उन्हें आधी रात को इतना पागल बना दिया कि वे अपना विवेक खो बैठे। जब उनकी हिंसक भीड़ मिसिर जी के घर की ओर बढ़ रही थी, तभी उनके एक शुभचिंतक लखई पासवान को इसकी भनक मिल गई। उसने अहाते से मिसिर जी के घर में फलांग कर उन्हें गांव वालों के उत्तेजक उन्माद के बारे में जानकारी दी तो उन्हें तो जैसे लकवा सा मार गया।
दूसरे दिन बमरौली गांव वाले राख के ढेर में तब्दील हो चुके मिसिर जी के खंडहर नुमा घर में कुछ चले मानवावशेष ढूंढ रहे थे। उन्हें ताज्जुब हो रहा था कि आखिर 6 में से एक भी तो कंकाल मिलना चाहिए। वे गए तो कहाँ गए? जमीन में तो समाये नहीं होंगे। घर के सामने तो गांव की भीड़ खड़ी थी। भीड़ की आंख में धूल झोंक कर पूरे 6 लोगों का भागना इतना आसान नहीं है। लिहाजा उस उहापोह में भी पूरे गांव को अपने वहशियाने करतूत पर बेहद गुमान हो रहा था। दोस्तों, तो यह रही एक ब्राह्मण गांव की प्रेम कहानी, अंतरजातीय प्रेम कहानी। मैंने ग्रामीण शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए जो इम्प्रेशंस बनाने की कोशिश की है, उनसे ग्रामीण पृष्ठभूमि की भी प्रस्तुति हूबहू करने की कोशिश की है। आपको यह कहानी कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियाँ या समीक्षाएं अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।